कहानी की शुरुआत में हमें काफी सारे मिलिट्री टैंकर्स और गाड़ियों का काफिला दिखता है जो अफगानिस्तान के अंदर एक मिशन पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अचानक ही बीच रास्ते में किसी वजह से एक टैंक रुक जाता है। तभी दूसरे ट्रक से हमारा हीरो जैक गुस्से में बाहर निकल कर आता है और बोलता है कि कौन है भाई जिसने टैंक रोका। दूसरी तरफ से एक और सोल्जर बाहर आता है और बोलता है, क्या हुआ बे, अगर इतनी प्रॉब्लम है तो तू आगे निकल जा, हमारे लिए क्यों रुक रहा है। ये बोलकर वो दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं, पर थोड़ी ही देर में समझ आता है कि ये दोनों तो बस मजाक कर रहे थे। असल में ये दोनों सगे भाई थे। सीन ये था कि जैक के भाई ने जानबूझकर टैंक खराब किया था ताकि वो थोड़ी देर रुककर आराम कर सकें। जब जैक टैंक ठीक कर रहा होता है तभी उसका भाई बोलता है, भाई हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम दोनों का सपना तो आर्मी रेंजर ट्रेनिंग पूरी करके रेंजर बनने का था। मैंने सब चेक कर लिया है, 2 महीने बाद जून में ट्रेनिंग शुरू हो रही है और हम दोनों साथ में इसे कंप्लीट करेंगे, तू देख लेना, हमें कोई नहीं रोक पाएगा। इस पर जैक कहता है, तू ये क्या बोल रहा है, मेरी तो उम्र हो रही है, मैं वो सब ट्रेनिंग नहीं कर पाऊंगा। तब उसका भाई कहता है कि उसने रिक्वायरमेंट्स चेक की है और वो दोनों इस ट्रेनिंग के लिए एकदम परफेक्ट हैं। जैक मान जाता है और बोलता है, ठीक है, जब तू इतना बोल रहा है तो देख लेंगे, कर लेंगे रेंजर की ट्रेनिंग। पर अभी उन्हें आगे बढ़कर अफगानिस्तान का ये मिशन पूरा करना था। जैसे ही जैक अपने ट्रक की तरफ जाने लगता है तभी उन पर विद्रोहियों का हमला हो जाता है। एक एक करके वो सारे टैंक उड़ा देते हैं और कई अमेरिकन सोल्जर्स मारे जाते हैं। जैक खुद बुरी तरह जख्मी हो जाता है, पर होश आने पर वो सबसे पहले अपने भाई को ढूंढता है। वो देखता है कि उसका भाई अभी भी जिंदा है पर बहुत बुरी हालत में पड़ा है। तभी अचानक जैक की आंख खुल जाती। फिलहाल वो बहुत सारे सोल्जर्स के साथ एक बस में बैठा था। फिल्म की शुरुआत में हमने जो देखा वो असल में 2 साल पहले हुआ था। जैक आज भी उस हादसे को भूल नहीं पाया है क्योंकि उसमें उसने अपने भाई को खो दिया था। वो उसे बहुत मिस करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जैक उसी रेंजर ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए कोलोराडो आया है। साफ था कि वो अपने भाई से किया वादा निभाने आया है। भाई नहीं है तो क्या हुआ, वो अकेले ही उसका सपना पूरा करना चाहता है। रेंजर बनने के लिए अलग अलग शहरों से यहाँ बहुत सारे सोल्जर्स आए थे। कैप्टन सबको बताता है, तुम्हारे पास सिर्फ 4 हफ्ते का टाइम है, इस बीच तुम्हें खुद को प्रूव करके ये ट्रेनिंग खत्म करनी होगी। आखिरी हफ्ते में तुम्हें एक मिशन पूरा करके वो लाइन पार करनी होगी, जिसे पार करते ही तुम्हें रेंजर का बैच मिल जाएगा। अगर तुम सही सलामत वो लाइन पार कर लेते हो तो तुम अमेरिकन आर्मी के सबसे सम्मानित व्यक्ति बन जाओगे। इसके बाद पहले हफ्ते से ये सब अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। इस ट्रेनिंग में जो भी फेल होता है उसे अलग करके वापस घर भेज दिया जाता है। जैसे जैसे हफ्ते बीतते हैं ट्रेनिंग और भी ज्यादा टफ होती जाती। एक एक करके सोल्जर्स छंटते जाते हैं और उन्हें घर भेज दिया जाता है क्योंकि ये मिशन इतने मुश्किल थे कि वो इन्हें पूरा ही नहीं कर पा रहे थे। ट्रेनिंग करते करते लगभग 2 हफ्ते बीत जाते हैं और अब तीसरा हफ्ता शुरू हो चुका है। लेकिन जैक अभी भी दूसरे सोल्जर्स के साथ ज्यादा घुलता मिलता नहीं है। वो सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पर फोकस कर रहा था क्योंकि उसका मकसद सिर्फ अपने मरे हुए भाई की इच्छा पूरी करना था। वो इतना ज्यादा फोकस्ड था कि बाकी सोल्जर्स उसी पर ध्यान देने लगते हैं कि आखिर जैक इतनी शिद्दत से ट्रेनिंग कैसे कर रहा है। एक दिन स्मिथ अपनी टीम से पूछ ही लेता है, ये बंदा कौन है जो इतने मन लगाकर काम करता है। तब वेलोरी उसे बताती है कि जैक अपनी टीम के साथ अफगानिस्तान में एक ग्रुप को बचाने गया था, लेकिन विद्रोहियों के हमले में उसकी पूरी टीम मारी गई, यहाँ तक कि उसका अपना भाई भी उसी हादसे में खत्म हो गया। उस घटना के बाद पता चला था कि वो अपने भाई को कंधे पर उठाकर 10 मील तक पैदल चलकर बेस कैंप पहुंचा था। इसी वजह से उसे सिल्वर मैन अवार्ड भी दिया गया था। लेकिन बदकिस्मती से इतना सब करने के बाद भी वो अपने भाई को बचा नहीं पाया। ये सब सुनने के बाद स्मिथ से रहा नहीं जाता और वो सीधे जैक से पूछ लेता है कि अफगानिस्तान में क्या हुआ था, पर जैक उसे कोई जवाब नहीं देता। तभी स्मिथ का टीम लीडर जैकब उसे डांटने लगता है और कहता है, तुम मुझसे ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते, उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया है, उसे बार बार वो पुरानी तकलीफ मत याद दिलाओ। इसके बाद हम न्यूज में देखते हैं कि नासा ने एक एस्टेरॉयड ढूंढ निकाला है। नासा के मुताबिक ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के अंदर से होकर गुजरेगा, पर अच्छी बात यह है कि ये जमीन से नहीं टकराएगा। फिल्म में लोग इस न्यूज पर उतना ध्यान नहीं देते जितना नॉर्मली लोग देते हैं। इधर ट्रेनिंग का तीसरा हफ्ता शुरू होते ही चीजें और भी मुश्किल हो जाती हैं। तीसरे हफ्ते के मिशन में बहुत सारे सोल्जर्स फेल हो जाते हैं और उन्हें घर भेज दिया जाता है। अब ट्रेनिंग का चौथा और आखिरी हफ्ता शुरू होने वाला था। जैक कसम खा लेता है कि वो अपनी जान लगा देगा, लेकिन रेंजर बने बिना घर नहीं जाएगा। चौथा हफ्ता शुरू होते ही उनकी बेहद कठिन ट्रेनिंग शुरू होती है। सबको एक स्विमिंग पूल के अंदर उतार दिया जाता है। कुछ सोल्जर्स तो थोड़ी देर सरवाइव करते हैं, पर धीरे धीरे दम टूटने की वजह से वो ऊपर आने लगते हैं। लेकिन जैक हार नहीं मानता, वो इस मिशन के आखिर तक पहुंचना चाहता है। जब उसकी हिम्मत जवाब देने लगती है और सांसें रुकने लगती हैं, तब उसे अपने भाई की याद आती है। उसे वो वक्त याद आता है जब उसने अपने जख्मी भाई को कंधे पर उठाया था और 10 मील पैदल बेस कैंप की तरफ चल पड़ा था। यही सब सोचते सोचते जैक पानी के अंदर ही बेहोश हो जाता है। सही वक्त पर दूसरे सोल्जर्स उसे जल्दी से पानी से बाहर निकालते। उसके शरीर में काफी पानी भर गया था, पर जैसे ही पानी बाहर निकलता है वो थोड़ा नॉर्मल महसूस करने लगता है। इस घटना के बाद कैप्टन जैक को बात करने के लिए अपने ऑफिस बुलाता है। कैप्टन उससे कहता है, मैं तुम्हें इस ट्रेनिंग से निकाल रहा हूँ, तुम घर जा सकते हो। ये सुनकर जैक
जैक को बहुत गुस्सा आता है और वह पूछता है, सर मेरी गलती क्या है? मैंने तो सब कुछ सही से किया है और हर मिशन अच्छे से पूरा किया है। तब कैप्टन उसे समझाता है कि बात मिशन की नहीं है, बात यह है कि तुम्हारे दिमाग के अंदर चल क्या रहा है। कैप्टन कहता है, मैंने खुद गौर किया है और दूसरों से भी सुना है कि तुम पागलों की तरह इस ट्रेनिंग को खत्म करना चाहते हो। न तुम ठीक से सोते हो, न किसी से बात करते हो और न ही ढंग से खाना पीना करते हो। देखो, तुम एक इंजीनियर हो और तुम जानते हो कि मशीन चलाने के लिए भी फ्यूल की जरूरत होती है। तुम तो इंसान हो, तुम्हें चलने के लिए खाने और इंसानियत की जरूरत है। कैप्टन आगे कहता है कि मशीन चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसकी भी एक कमजोरी और लिमिट होती है, इसलिए अपनी लिमिट में रहकर काम करो, वरना तुम्हारे शरीर को भारी नुकसान हो सकता है। तुम इस ट्रेनिंग के लिए 4 बार अप्लाई कर चुके हो, लेकिन तुम्हारी उम्र की वजह से हमने तुम्हें बार बार रिजेक्ट किया। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम इस पेपर पर साइन करो और ट्रेनिंग छोड़कर चले जाओ। अगर हमने तुम्हें निकाला तो तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। लेकिन जैक साफ मना कर देता है और कहता है, सर यह मेरा आखिरी हफ्ता है, मैं ट्रेनिंग छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यह बोलकर वह वापस ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाता है। चौथे फेज की इस ट्रेनिंग में भी कुछ लोग फेल हो जाते हैं और उन्हें तुरंत बाहर कर दिया जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जैक को निकाला नहीं गया है, बल्कि आखिरी मिशन पूरा करने के लिए उसे चुन लिया गया है। कैप्टन सबको समझाता है कि यह मिशन क्या है और इसे कैसे पूरा करना है। वह कहता है कि सब कुछ एकदम रियल लाइफ जैसा होगा। चुने हुए सोल्जर्स को हेलीकॉप्टर से एक ऐसी जगह उतारा जाएगा जिसे दुश्मन का इलाका माना जाएगा। वहाँ इन सोल्जर्स का एक प्लेन क्रैश हो गया है। अब इन रेंजर्स का काम है उस प्लेन को ढूंढना और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करना। उन्हें देखना होगा कि अगर प्लेन के अंदर कोई पायलट जिंदा है तो उसे बचाना है और फिर उस विमान को पूरी तरह तबाह कर देना है ताकि कोई भी जानकारी दुश्मनों के हाथ न लगे। इसके बाद रेंजर्स को विद्रोहियों को मारना होगा और अगर वहाँ उनका कोई बंदा कैद है तो उसे छुड़ा कर लाना होगा। लेकिन यह सब करते वक्त एक बात याद रखनी होगी कि इंस्ट्रक्टर्स चारों तरफ घात लगाकर बैठे होंगे और वे किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। तो यहाँ कांटेक्ट बनाए रखने के लिए इन सभी सोल्जर्स को एक रेडियो दिया जाता है ताकि वे दिन रात हर सिचुएशन की रिपोर्ट पा सकें। यही उनका चौथा और आखिरी मिशन था, जिसे पूरा करते ही वे रेंजर बन जाते। अब तक उनकी टीम को जैकब नाम का एक लड़का कमांड कर रहा था, लेकिन इस बार उसे सेकंड कमांडर बना दिया जाता है और फर्स्ट कमांडर बनाया जाता है जैक को। यानी अब जैक इस पूरी टीम को लीड करेगा और उन्हें कमांड देगा। कैप्टन ने जानबूझकर उसे कमांडर बनाया था ताकि उसे खुद को साबित करने का एक और मौका मिल सके। कैप्टन उन्हें यह भी बताता है कि अगर तुम घात लगाकर बैठे इंस्ट्रक्टर्स के हमले में फंस गए तो मिशन वहीं खत्म हो जाएगा और तुम सब फेल हो जाओगे। लेकिन अगर तुम फिनिश लाइन पार कर लेते हो तो मैं खुद तुम्हें यूएस आर्मी रेंजर का अवार्ड दूंगा। इसके बाद उनका मिशन शुरू होता है। 2 चॉपर्स उन सबको ले जाकर ड्रॉप जोन में उतार देते हैं, जो छोटे छोटे पहाड़ों और जंगलों से घिरा एक सुनसान इलाका था। अब यहाँ से सबको पैदल ही अपने टारगेट की तरफ बढ़ना था। उनके पास कंपास और रेडियो था, जिसकी मदद से वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। पूरा दिन चलने के बाद रात को सभी सोल्जर्स जंगल के अंदर आराम कर रहे होते हैं। तभी उनके पास से बहुत तेज स्पीड में कुछ गुजरता है। सबको लगता है कि शायद कैप्टन को पता चल गया है कि वे आराम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कोई रॉकेट छोड़ा होगा। इसके बाद वे फिर से आगे बढ़ते हैं और तब तक सुबह हो चुकी। फाइनली वे अपने टारगेट यानी उस एयरक्राफ्ट के पास पहुंच जाते हैं। टारगेट के पास पहुंचने पर उन्हें सामने एक मशीन जैसी चीज दिखती है जो बिल्कुल भी एयरक्राफ्ट जैसी नहीं लग रही थी। वह नदी के किनारे बड़े शांत तरीके से पड़ी थी और उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह क्रैश हुई है। उन्हें लगा कि शायद कोई इंस्ट्रक्टर हमला करने के लिए घात लगाकर बैठा होगा, इसलिए वे चारों तरफ अच्छे से चेक करते हैं। फिर सोल्जर्स मिलकर एक प्लान बनाते हैं ताकि उस मशीन को तबाह किया जा सके। वे रेडियो चालू करके हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। उल्टा एक सोल्जर कहता है कि रेडियो से बड़ी अजीब आवाजें आ रही हैं। एक सोल्जर यह भी नोटिस करता है कि दी गए कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से वे अभी भी अपने टारगेट से 100 मीटर दूर हैं, लेकिन कोई भी इस बात को सीरियसली नहीं लेता क्योंकि 100 मीटर ज्यादा दूर नहीं था। उन्हें लगता है कि इस जंगल में इतनी बड़ी मशीन कोई और तो छोड़कर जाएगा नहीं। हो सकता है एयरक्राफ्ट की जगह मशीन रखना भी उनकी परीक्षा का हिस्सा हो, इसलिए वे कोऑर्डिनेट्स पर ध्यान नहीं देते क्योंकि टारगेट उनकी आंखों के सामने था। अब प्लान के मुताबिक सभी सोल्जर्स धीरे धीरे नीचे उतरते हैं और उस मशीन को उड़ाने के लिए अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। मशीन के पास जाने से पहले सभी सोल्जर अच्छी तरह चेक करते हैं कि कोई इंस्ट्रक्टर आसपास घात लगाकर तो नहीं बैठा। तभी जैक को दूर कोई चमकती हुई चीज दिखती है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर भी कोऑर्डिनेट्स को लेकर उसके मन में शक था, इसलिए वो बस एक बार चेक करने के लिए जंगल में 100 मीटर अंदर चला जाता है कि आखिर वहाँ क्या है। इधर बाकी सोल्जर मौका मिलते ही बम रेडी कर लेते हैं और उस मशीन पर लगा देते हैं। जैसे ही वो उसे उड़ाने वाले होते हैं तभी जैक को जंगल के अंदर वो असली क्रैश हुआ जेट विमान दिख जाता है जिसकी बात कैप्टन ने की थी, यानी उनका असली टारगेट ये एयरक्राफ्ट था। जैक को तुरंत समझ आ जाता है कि उन्होंने गलत चीज को निशाना बनाया है। वो अपनी टीम को रोकने के लिए पागलों की तरह दौड़ता है, पर उससे पहले ही उसकी टीम बम ब्लास्ट कर देती है। लेकिन कुछ ही देर में सोल्जर के होश उड़ जाते हैं क्योंकि इतने बड़े धमाके के बाद भी उस मशीन पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। उल्टा अगले ही पल वो मशीन एक
खतरनाक रोबोट की तरह खड़ी हो जाती है और सबको स्कैन करने लगती है। सोल्जर को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि ये भला क्या है, लेकिन जैसे ही उस मशीन के अंदर से एक बड़ी बंदूक बाहर निकलती है उन्हें खतरा समझ आ जाता है। सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन वो मशीन अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देती है। वो कोई मामूली गोलियां नहीं थी, जिससे भी टकराती उसके चिथड़े उड़ रहे थे। फायरिंग के दौरान वेलोरी भी उस बंदूक के सामने आ जाती है, पर उसे शूट करने से ठीक पहले जैक बीच में आकर उसकी जान बचा लेता है। बाकी बचे हुए सोल्जर जंगल की तरफ भागते हैं। तभी एक बड़ा धमाका होता है और वे सब खाई के नीचे जा गिरते हैं। ऊपर से नीचे गिरने की वजह से कई सोल्जर बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं और कुछ की तो मौत भी हो जाती है। जैक घायल होने के बावजूद होश में था, इसलिए वो तुरंत उठकर जख्मी साथियों को सुरक्षित जगह ले जाने लगता है, क्योंकि वो मशीन कभी भी वहां आ सकती थी। इस हादसे में जैकब का पैर बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया था और वो चलने की हालत में बिल्कुल नहीं था। जब जैक रेडियो के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि रेडियो वाला सोल्जर तो ऊपर ही रह गया है। रेडियो ही एक जरिया था जिससे वो हेडक्वार्टर से मदद मांग सकते थे, इसलिए जैक अपनी जान जोखिम में डालकर रेडियो लाने के लिए वापस ऊपर की तरफ निकल जाता है। लेकिन ऊपर जाने के बाद उसे पता चलता है कि जिसके पास रेडियो था उसकी पहले ही मौत हो चुकी है और रेडियो भी पूरी तरह टूट चुका है। उसी वक्त उन्हें एहसास होता है कि वो मशीन अब 2 पैरों पर चलकर उनका पीछा कर रही है। वहाँ एक सोल्जर अभी भी जिंदा था और जैक उसे देख भी लेता है, लेकिन जैक की आंखों के सामने ही वो मशीन उस सोल्जर को पल भर में उड़ा देती है। उस मशीन से बचकर जैक वापस दौड़कर नीचे अपनी टीम के पास आता है और सबको बताता है वो मशीन अब पैदल चलकर हमें ढूंढने निकली है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा और इस इलाके को छोड़ना होगा। इसके बाद वे सब जल्दी जल्दी रस्सियां नीचे फेंकने लगते हैं, क्योंकि वे पहाड़ के ऊपर फंस गए थे और सिर्फ रस्सियों के सहारे ही नीचे उतरा जा सकता था। लेकिन जैकब के लिए यह करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसका एक पैर बुरी तरह जख्मी हो चुका था। असली मुसीबत तब आती है जब वो मशीन उनके सामने आ जाती है और उस सोल्जर को टारगेट करती है जिसने रस्सी पकड़ रखी थी। मशीन उस सोल्जर को एक झटके में खत्म कर देती है, जिससे रस्सी छूट जाती है और जैकब बहुत बुरी तरह जमीन पर गिर पड़ता है। इससे पहले कि सोल्जर खुद को संभाल पाते, उन्होंने देखा कि वो मशीन ठीक उनके ऊपर आ चुकी है। अपनी जान बचाने के लिए वे सब तुरंत पहाड़ की 8DH में छिप जाते हैं। अब जैसे ही वो मशीन अपना स्कैनर चालू करती है, ये सब उसकी रेंज के बिल्कुल करीब थे। जैकब का पैर जख्मी होने की वजह से वो उसे हिला नहीं पा रहा था और इसी वजह से उसका पैर स्कैनर की पकड़ में आ जाता है। मशीन को जैसे ही पता चलता है कि यहाँ इंसान मौजूद है, वो अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देती है। सब अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागने लगते हैं। जब उस मशीन को लगता है कि गोलियों से काम नहीं बन रहा, तो वो उन पर ग्रेनेड बरसाने लगती है। ग्रेनेड फटने से एक जोरदार धमाका होता है, जिससे लगभग सभी सोल्जर मारे जाते हैं। जैकब पहले से ही जख्मी था, लेकिन फिर भी जैक और बाकी साथी उसे छोड़कर नहीं जाते। वे उसे साथ लेकर पहाड़ के ऊपर आ जाते हैं। जैक उसका पैर सीधा करता है और उसे एक स्ट्रेचर पर लिटा देता है, पर तेज दर्द की वजह से जैकब बेहोश हो जाता है। जैक अपनी बची हुई टीम से कहता है, वो मशीन हमारा टारगेट थी ही नहीं, हमारा असली टारगेट तो 100 मीटर दूर जंगल में पड़ा वो टूटा हुआ जेट था। मुझे नहीं पता वो मशीन क्या चीज है, पर हमने गलती से उस पर हमला करके उसे नुकसान पहुंचाया है और अब वो चीज हमसे उसी बात का बदला ले रही है। हमें जल्दी से यहाँ से पास के गांव की तरफ बढ़ना होगा, क्योंकि वहीं हमें आर्मी से मदद मिल सकती है। तो ये सब एक एक करके जैकब को अपने कंधे पर उठाते हैं और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उनके सामने एक नदी आ जाती है। अब अगर उन्हें नदी के उस पार जाना है तो किसी न किसी तरह नदी के ऊपर से ही जाना होगा, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज था कि तैरकर पार करना नामुमकिन था। नदी पार करना बहुत मुश्किल था। फिर भी जैक अपनी टीम को बचाने के लिए एक रिस्क लेता है। वो पानी के बीच से उस पार जाने की कोशिश करता है। बहाव बहुत तेज था, लेकिन अपनी कड़ी ट्रेनिंग की वजह से जैक अपनी सांस काफी देर तक रोक सकता था। इसलिए वो जैसे तैसे नदी के उस पार पहुंच जाता है और वहाँ एक पेड़ से रस्सी बांध देता है। रस्सी बांधने के बाद सबसे पहले स्मिथ जैकब के साथ उस रस्सी के जरिए पार जाने की कोशिश करता है, लेकिन रस्सी में एक गांठ थी जहाँ स्ट्रेचर का क्लिप अटक जाता है। स्मिथ उस क्लिप को खोलने की बहुत कोशिश करता है, पर इस चक्कर में वो खुद जैकब के स्ट्रेचर के साथ लटक जाता है। उन्हें मुसीबत में देख जैक उन्हें बचाने के लिए दौड़ता है और दूसरी तरफ से वेलोरी भी मदद के लिए आगे आती है। वे लगभग उनके पास पहुंच ही गए थे, लेकिन जैकब को बचाने से पहले ही वहाँ वो मशीन आ जाती है। स्कैन करने के बाद जैसे ही वो जैकब को देखती है, तुरंत हमला कर देती है, जिसकी वजह से वे सब पानी में गिर जाते हैं। इसके बावजूद वो मशीन हमला करना बंद नहीं करती और लगातार उन पर फायरिंग करती रहती है। पानी का बहाव बहुत तेज होने के कारण वे सब बहते हुए एक झरने से नीचे जा गिरते हैं। जैक किसी तरह जैकब का हाथ पकड़कर उसे बचा लेता है। जैकब तब भी बेहोश था, पर इस हालत में भी जैक उसका हाथ नहीं छोड़ता। अब उनकी टीम में सिर्फ 6 सोल्जर जिंदा बचे थे। वो मशीन पास आए उससे पहले ही वे जैकब को लेकर गांव की तरफ बढ़ते हैं। गांव पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि यहाँ तो सब कुछ पहले ही जलकर राख हो चुका है, यानी वो मशीन उनसे पहले यहाँ पहुंच चुकी थी। तभी उन्हें समझ आता है कि वो मशीन किसी इंसान की बनाई हुई नहीं है, बल्कि आसमान से
से गिरी है। न्यूज में जिस एस्टेरॉयड की बात हो रही थी असल में वो यही मशीन थी। जैक अपने साथियों से कहता है हमें जल्दी से उस टैंकर को ठीक करना होगा क्योंकि उसी की मदद से हम यहाँ से निकलकर बेस कैंप पहुंच पाएंगे। जब वे उस टैंकर को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो बड़ी आसानी से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन असली समस्या तब खड़ी होती है जब वे देखते हैं कि टैंकर के पहिए कीचड़ में फंस गए हैं। हालांकि वे सब मिलकर उसे खींचकर बाहर निकाल लेते हैं, पर तभी उन्हें एहसास होता है कि वह मशीन उनके आसपास ही है। टैंकर स्टार्ट होते ही वे तेजी से वहां से निकलने लगते हैं। इसी बीच स्मिथ उस मशीन से लड़ने के लिए कुछ असली गोलियां जुटाने की कोशिश करता है। जब वह गोलियां इकट्ठा कर रहा था तभी वहां वह मशीन आ जाती है। स्मिथ अपनी जान दांव पर लगाकर गोलियों का बॉक्स लेकर टैंकर की तरफ दौड़ता है, लेकिन मशीन उस पर हमला कर देती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जैक गोलियों का बॉक्स लेकर टैंकर के अंदर गिरता है और वेलोरी तेजी से टैंकर चलाकर वहां से भागने लगती है। अब उनके और मशीन के बीच भयानक फायरिंग शुरू हो जाती है। जब मशीन को लगता है कि गोलियों से काम नहीं बन रहा तो वह अंधाधुंध गोले बरसाने लगती है। धमाकों के बीच से आर्मी का वह टैंकर आगे बढ़ता रहता है और वे किसी तरह उसे बचाने में कामयाब होते हैं। जैक अपनी टीम के सदस्यों को समझाता है कि इस स्थिति का मुकाबला कैसे करना है। इसी दौरान जैक अपनी बंदूक से पहाड़ की चट्टानों पर फायरिंग करता है, जिससे बड़े बड़े पत्थर टूटकर उस मशीन पर जा गिरते हैं। लेकिन इस भयानक गोलाबारी और धमाकों के कारण वेलोरी की मौत हो जाती है, जिससे टैंकर बेकाबू होकर सीधे एक पत्थर से जा टकराता है। जब जैक को होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पूरी टीम मारी जा चुकी है। सिर्फ जैकब ही किसी तरह बचा था, लेकिन वह भी बेहोश था। जैक देखता है कि पत्थरों से उस मशीन का कुछ नहीं बिगड़ा और वह अब भी उसके सामने खड़ी थी। जैक चुपचाप जैकब को साथ लेकर वहां से भागने लगता है। बारिश और कीचड़ की वजह से वह जैकब को लेकर ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था और बार बार फिसल कर नीचे गिर रहा था। तभी जैकब को होश आ जाता है। वह अपनी जान बचाने के लिए जैक को शुक्रिया कहता है और बोलता है, देखो दोस्त, हर चीज की कोई न कोई कमजोरी जरूर होती है। इस मशीन की भी होगी, हमें बस उसे ढूंढना है क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं बनी जिसे बम या पत्थरों से तबाह न किया जा सके। तभी जैक नोटिस करता है कि मशीन के ऊपरी हिस्से में एक छोटी सी जगह है जहां से भाप जैसा कुछ निकल रहा है। उसे समझ आता है कि शायद मशीन का फ्यूल जलने के बाद धुआं वहीं से बाहर निकलता है। जैक को उसे खत्म करने का आइडिया मिल जाता है। वह जैकब को एक पेड़ की 8 DDH में बिठाकर कहता है, यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। इसके बाद जैक अकेला उस जगह जाता है जहाँ माइनिंग का काम चल रहा था। यह जगह उसने पहले दिन हेलीकॉप्टर से देखी थी। वहाँ उसे एक JCB गाड़ी दिखती है जिससे उसका काम आसान हो सकता था। जैसे ही उसे JCB चलाने वाला रिमोट मिलता है वह उसे कंट्रोल करना शुरू कर देता है। इसके बाद वह उस मशीन को अपनी तरफ बुलाने के लिए आसमान में फ्लेयर फायर करता है। कुछ देर बाद जब वह मशीन वहां पहुंचती है तभी जैक एक धमाका करता है। इस धमाके की वजह से मशीन नीचे गिर जाती है। ठीक उसी वक्त जैक को मौका मिल जाता है और वह JCB लेकर बाहर आता है। वह JCB से सीधे उस मशीन को टक्कर मारता है। वह मशीन को ले जाकर एक दीवार के साथ दबा देता है और फिर तुरंत रिमोट का बटन दबा देता है, जिससे ऊपर लगी मशीन चालू हो जाती है। छोटे छोटे कंकड़ पत्थर उस मशीन के ऊपर गिरने लगते हैं। जैसे ही वे पत्थर मशीन के अंदर घुसते हैं वह मशीन आग की वजह से एकदम लाल होने लगती है। जैक जल्दी से दौड़कर वहां से भाग निकलता है और तभी एक भयानक विस्फोट होता है। इस तरह वह एलियन मशीन खत्म हो जाती है। इसके बाद जैक वापस जाकर जैकब को अपने कंधे पर उठाता है और उसे लेकर बेस कैंप की तरफ बढ़ता है। जब वह बेस कैंप पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वहां भी उस मशीन ने भयानक तबाही मचाई है। आखिरकार जैक जैकब के साथ रेंजर की आखिरी लाइन पार कर लेता है। मतलब उन दोनों ने साथ मिलकर यह मिशन पूरा कर लिया है और वे रेंजर बन चुके हैं। जैकब उसे बहुत शुक्रिया कहता है और फिर मेडिकल टीम उसे लेकर चली जाती है। वहां जैक को उस मशीन के कुछ टूटे हुए हिस्से दिखते हैं जिन्हें उनकी फोर्स उठाकर ला रही थी। तब कैप्टन उसके पास आकर बताते हैं कि वे मशीनें हर जगह फैल गई हैं और पूरी दुनिया में तबाही मचा रही हैं। कैप्टन कहते हैं, हमारी बटालियन इस बेस कैंप में लोगों को बचाने में फंसी थी, इसी वजह से हम तुम्हें बचाने नहीं आ सके। न्यूज से पता चलता है कि जब वह एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया तो वह टूटकर अलग अलग जगहों पर गिरा था और हर जगह ये मशीनें फैल गई थीं। पूरी दुनिया की फौज इन मशीनों को खत्म करने में लगी थी, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिल रहा था कि इन्हें तबाह कैसे किया जाए। चेकअप के बाद कैप्टन जैक से पूछते हैं, तुमने उस मशीन को कैसे मारा? हम तो उसकी कोई कमजोरी ढूंढ ही नहीं पा रहे। तब जैक उन्हें बताता है कि मशीन के ऊपरी हिस्से में एक छोटी सी जगह है जहां से गैस या भाप निकलती है। अगर उस वक्त हम कुछ भी उस मशीन के अंदर डाल सकें तो उसका पूरा सिस्टम बेकार हो जाएगा। जैक कहता है, मैंने यही किया और इसी तरह उसे खत्म किया। इसके बाद कैप्टन उसे कहते हैं, हाँ तुम रेंजर बनने के काबिल हो। ये कहकर वे उसे US आर्मी रेंजर अवार्ड देते हैं और कहते हैं कि अब तुम एक रेंजर हो। तुम्हें अपनी टीम के साथ इन मशीनों को खत्म करने के लिए पूरी दुनिया में निकलना होगा। जैक अपनी टीम के सामने जाकर उनका हौसला बढ़ाता है और उन्हें साथ लेकर मिशन पर निकल पड़ता है और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।